जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आप सबका इंडियन पॉलिटी के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने भारत के संविधान की पढ़ाई शुरू की है, विच इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कोर्स के डिटेल्स के बारे में मैं आपको जानकारी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप लोग इसे पहले पढ़ो, फिर आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। कौन से एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या इसका पर्पस है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट करके आप लोगों के लिए सॉर्टेड मैनर में क्रिएट कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूं, आप इसे पॉज करके पढ़ो। चलो, दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मुद्दा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। हम लोग जाने वाले हैं पेज नंबर 33 के ऊपर, जो एक्चुअल जो आपका बेयर टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो वेबसाइट होती है वहाँ से हमें जो ऑफिशियल पीडीएफ मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस वीडियो में हमारा सारा का सारा फोकस होने वाला है आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 1 हमारा शुरू है, उसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल नंबर 1 को एकदम डिटेल में समझा है। अब इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है। आपको 2 लाइन दिख रही है, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिकल्स। बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें, आपको जब आप पढ़ोगे समझोगे आपको मजा आएगा। देन आर्टिकल 2 क्या कहता है, तो हम सबसे पहले उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसको पढ़ते हैं। तो भाई साहब, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन मतलब आज की डेट में हमारे जितने स्टेट्स है, जितनी यूनियन टेरिटरीज है, वो तो भारत में ऑलरेडी है। लेकिन अगर कोई नई टेरिटरी भारत के नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज है, अगर चांस मिलता है, भारत ने उनको एक्वायर किया, कॉन्कर किया, या वो अपने आप हमारे भारत में आना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा एडमिशन। यानी जितनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जिसने एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उनका रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा। नई जियोग्राफिकल लैंड हम एक्वायर करेंगे, एडमिट करेंगे विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। अब दूसरा ऑप्शन यहां पर आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब यहां पर जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब होता है कि भाई साहब जितने हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट है, अगर एक बहुत बड़ा स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तकलीफ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस स्टेट को हो सकता है 1, 2 या 3 हिस्सों में बांट देंगे और एक स्टेट में से 3 स्टेट बना देंगे उसके, तो इसे कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो दो बातें, आर्टिकल नंबर 2 हमारी इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है, या तो ऑल टुगेदर नई टेरिटरी को एज अ स्टेट हम या फिर एज अ यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में ऐड करेंगे, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज करके नए स्टेट्स को बनाएंगे। क्लियर? अब उसकी टेक्स्ट पढ़ते हैं। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन। पार्लियामेंट, यहां पर इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, यानी हमारे भारत में, और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। हम अपने देश में अगर किसी नए स्टेट या ज्योग्राफिकल एरिया को एडमिट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करने का पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है। अगर एग्जिस्टिंग स्टेट में से हम कोई नए स्टेट को बनाते हैं, तो वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पर बनेगा, उसका भी कंप्लीट पावर, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल नंबर 2 पार्ट 1 में का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे डिटेल्ड नोट्स में। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हमारी आंखों के सामने आता है आर्टिकल नंबर 2, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। सबसे पहले हम लोग इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे, यानी इंडेक्स को पढ़ेंगे। इस जब हमने टेक्स्ट पढ़ा, मैंने आपको डिकोडेड टेक्स्ट बताया, उसी डिकोडेड टेक्स्ट को मैंने प्रॉपरली सॉर्टेड मैनर में फॉर्मली यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ब्लूप्रिंट पढ़ने के पीछे का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चल जाए हमारे माइंड में। जब हम मेमोरी में हमारे स्टोर करते हैं चीज़ें, तो वो ऑर्गेनाइज मैनर में अगर स्टोर करते हैं तो हमें रिट्रीव करने में, याद करने में आसानी होती है। सो दैट इज द पर्पस। तो हमारे पास सबसे पहले
टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब हम डिकोड करते हैं तब हमें पता चलता है स्कोप एंड मीनिंग ऑफ आर्टिकल 2। स्कोप मतलब कहाँ तक उसकी पावर्स है, और मीनिंग मतलब वो किस तरीके से अप्लाई होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट उसमें हमें पता चलता है पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स, यानी इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 2 के तहत किसी भी नई ज्योग्राफिकल एरिया को हम एज अ स्टेट हमारे भारत में ऐड कर सकते हैं। उसकी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम डिसाइड करेंगे, दैट मीन्स इंडियन पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। देन पॉइंट नंबर 2, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, यानी एग्जिस्टिंग जितने स्टेट्स हैं हमारे या एग्जिस्टिंग जितनी यूनियन टेरिटरीज है उसका रीऑर्गेनाइजेशन, रिस्ट्रक्चरिंग करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास होती है। देन नंबर 3, कंडीशंस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, ये जो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है, इसकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो सारी की सारी कंडीशंस डिटरमाइन करने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को आर्टिकल नंबर 2 के तहत। नंबर 4, डिस्टिंक्शन फ्रॉम आर्टिकल 3 कॉन्टेक्चुअल। अब यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग यहाँ पर छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमारे आर्टिकल नंबर 2 का जो हमने डिस्कशन किया उसका टोटल कंक्लूजन एंड एंड ऑफ वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, यानी भारत में, और एस्टैब्लिश इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो ये हमारी एक्चुअल टेक्स्ट हमने जो पढ़ी थी उसको मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। दिस इज अ ब्रीफ बट पावरफुल एनेबलिंग प्रोविजन अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखने में बहुत छोटी लगती है, ब्रीफ प्रोविजन लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमेंसली पावरफुल प्रोविजन है ये हमारे देश के लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ आर्टिकल 2। पॉइंट नंबर 1, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में एडमिट टेरिटोरीज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया इनटू द यूनियन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास प्रोविजन है कि भाई साहब अगर कभी युद्ध होता है, कभी ऐसी कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है हमारे नेबरहुड में और उससे हमें तकलीफ हो रही है, या फिर वॉलेंटरीली कोई पॉपुलेशन अपना ज्योग्राफिकल एरिया लेके हमारे देश में जुड़ना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे पावर, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोविजंस हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करके रखी है। यानी भारत की सीमाओं का विस्तार करने का जो प्रोविजन है वो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने भविष्य को देख के प्रोविजन पहले ही दे के रखी है। तो ये कोई कह नहीं सकता कि भारत अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, हम विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा निर्णय है कि हम अननेसेसरीली केओस निर्माण नहीं करते। These territories may be independent or otherwise outside the existing territorial framework of India। अब आर्टिकल 2 बेसिकली क्या बात करता है कि जो भी टेरिटरीज हम एडमिट करेंगे एज न्यू स्टेट्स वो इंडिपेंडेंट हो सकती है या फिर हमारे देश की सीमाओं के बाहर की हो सकती है। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 2 हमेशा एग्जिस्टिंग जो हमारी बाउंड्रीज है उसके बाहर की ज्योग्राफिकल एरिया को एड्रेस करता है। एडमिशन मीन्स जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है उसको तो हम एडमिट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उन टेरिटरीज को हम एडमिट कर सकते हैं इनटू द स्टेट्स लिस्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यही फर्क है। आर्टिकल 2 एड्रेस करता है हमारे सीमाओं के अतिरिक्त जो ज्योग्राफिकल एरिया है उनको एक्वायर करने की पावर देता है, और आर्टिकल नंबर 3 जो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे वो एग्जिस्टिंग सीमाओं को, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करने की पावर देता है। चलो पॉइंट नंबर 2, power to establish new states. Parliament may create new states that did not exist previously. तो भाई साहब पार्लियामेंट के पास क्या है, नए स्टेट्स को बनाने की पावर है। पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए या लोगों की डिमांड है हमें अपना अलग राज्य चाहिए, लेकिन भारत में ही रहेगा, वो भारत को छोड़ के वो लोग जा नहीं सकते। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेस, फॉर लीगल पर्पजेस बाउंड्रीज ड्रॉ की जाएगी। पार्लियामेंट में क्रिएट न्यू स्टेट्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली। सच स्टेट्स मे बी क्रिएटेड फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज और टेरिटरीज एडमिटेड इनटू द यूनियन। देन यहां पर जो न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश करने की बात होती है वो
कहाँ से होगी? सच स्टेट्स में बी क्रिएटेड फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज और टेरिटोरीज एडमिटेड इनटू द यूनियन। यानी हम जो नए टेरिटरी को एक्वायर करेंगे उन्हें न्यू स्टेट एस्टैब्लिश करने की पावर आर्टिकल नंबर 2 प्रोवाइड करता है। तो आप ये जो वर्डिंग है ना, इस वर्डिंग का इंटरप्रिटेशन सही तरीके से समझिए। नंबर 3, कंडीशंस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 expressly states that admission or establishment may occur on such terms and conditions as it thinks fit. Article 2 expressly states that admission or establishment may occur on such terms and conditions as it thinks fit. तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो भारत डिसाइड करेगा। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सैबोटाज करके कोई काम नहीं करेंगे। अगर हमारा फायदा हो रहा है तो ही हम ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। यानी आर्टिकल 2 में जो सिनेरियो बताया गया है उसके बारे में। दिस फ्रेज ग्रांट्स वाइड डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी टू पार्लियामेंट, डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द न्यू स्टेट, स्पेसिफाई ट्रांजिशनल और स्पेशल अरेंजमेंट्स, decide the scope of legislative or administrative provisions applicable initially. Article number 2 itself does not impose limitations on the nature of these conditions. उसने बस बता के रखा है कि आप डिसाइड करो, बाकी कोई लिमिटेशंस नहीं रखे है या फिर एक्सप्रेसली गाइडलाइन नहीं दिए कि इस तरीके से ही आप काम करोगे। आपको पावर दे दिए, देश काल परिस्थिति उस दिन की, उस समय की सिनेरियो के हिसाब से सोच समझ के काम करना। ऐसा आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट के पास पावर दे के रखी है। देन पॉइंट नंबर 4, distinction from article number 3. This is a contextual difference. Article 2 concerns entities outside the existing territory of India. जैसे हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट शेड्यूल देखा था, उसमें हमने स्टेट्स के नाम की लिस्ट और उनकी क्या टेरिटरीज है वो देखा था। फिर हमने देखा था यूनियन टेरिटरीज, उनके नाम, उनकी टेरिटरी, उनकी सीमाएं कहाँ तक है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? कंसर्न्स एंटिटीज आउटसाइड द एग्जिस्टिंग टेरिटरी। यानी आर्टिकल नंबर 2 आज के एग्जिस्टिंग महाराष्ट्र में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र ऑलरेडी भारत की सीमाओं में है। हाँ, लेकिन भारत की सीमाओं के बाहर नेबरिंग कंट्रीज, आप मैप देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज है। पूरे ग्लोब में देखोगे तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज है। तो भारत के सीमाओं के बाहर के एरिया की बात करता है आर्टिकल नंबर 2। भारत के सीमाओं में जो ऑलरेडी है उसके बारे में बात नहीं करता है। आर्टिकल 3 कंसर्न्स चेंजेस विद इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि भाई साहब, भारत की ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सीमाएं हैं उसके अंदर जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है आप उसमें रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन। दिस डिस्टिंक्शन इज मेंशन ओनली टू क्लैरिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ आर्टिकल 2। अब ये वाला पॉइंट मैंने क्यों एक्सप्लेन किया है आपको, तो भाई साहब बेसिक डिफरेंस है। आर्टिकल 2 हमेशा भारत के सीमाओं के बाहर के एंटिटीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 हमेशा भारत के सीमाओं के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में बात करता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, विच इज द कंक्लूजन। आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स पार्लियामेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी to admit or establish new states with complete discretion regarding terms and conditions. complete discretion का मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 2 केवल और केवल ये प्रोविजन कर देता है कि अगर भविष्य में आगे चल के अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां पर हमें नई एंटिटी को एक्वायर करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा भारत की सीमाओं में, तो भाई साहब आप कर सकते हो। आपके पास कंप्लीट डिस्क्रेशन है। डिस्क्रेशन मतलब क्या? उस समय की देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करे। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल नंबर 2 का डिस्कशन होता है समाप्त, और ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 2A, विच इज सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन नाउ ओमिटेड। अब ये सिक्किम वाला जो पोर्शन था ना, वो उस समय जब सिक्किम को भारत में इंटीग्रेट किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था, उस समय की बात है। वहां में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अभी ओमिटेड है ये वाला पोर्शन, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशनल पर्पजेस के लिए हम इसे एक केस स्टडी के हिसाब से हम इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रोविजंस क्या क्या कहती है। तो चलो, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए एस्पायरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जहां पर इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको एप्लीकेबल है। ये वीडियोस आपके लिए हाईली वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।